सबसे पहले जानते हैं पिथौरागढ़ की खबर, जहां पर बीती रात पुलिस ने पंचायत चुनाव में बांटने के लिए जा रही शराब को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि छाना पांडे जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार अपनी गाड़ी में शराब बांट रहा था, लेकिन विरोधियों ने उसे घेर लिया और इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची। इससे पहले भी उम्मीदवार इस तरह से हरकत करते हुए पाए गए हैं, लेकिन जब इस शख्स को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची तो ये शख्स भाग गया। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया और गाड़ी के अंदर जो शराब है उसे भी जब्त कर लिया है। अट्ठाईस जुलाई को पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। दुर्गम इलाकों के लिए शनिवार को भी पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। अब 28 यानी कि कल होगा ये मतदान। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। कई ज़िले हैं जहां पर मतदान किया जाना है। पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, अब दूसरे की भी ऐसी ही तैयारी है। ज़्यादा मतदान हुआ है। अब दूसरे चरण के मतदान जो कि कल होने हैं, उसमें भी उत्तरकाशी के कई इलाके हैं जहां मतदान पड़ेगा। हमारे सहयोगी यहाँ से जुड़ेंगे और जानकारी उनसे लेंगे, मौसम की जानकारी और चुनाव आयोग के लिए जो पोलिंग पार्टियां वहां पर रवाना हो रखी है चुनाव आयोग से चुनाव कराने के लिए, उनके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि दूसरे चरण का मतदान भी बेहद महत्वपूर्ण है। 10 ज़िले हैं जिनमें 40 विकास खंडों में मतदान होना है। 14,751 उम्मीदवार दूसरे चरण में मैदान में हैं। सबके अपने वादे, चुनाव जीतने के सपने, लेकिन ईवीएम में इनकी किस्मत कैद होगी। कल देखना दिलचस्प होगा कि फैसला प्रदेश की जनता किसके हक में देती है। 31 को मतगणना होनी है, लेकिन पहले चरण का जो मतदान हुआ 24 तारीख को, उसके बाद कल दूसरे चरण का मतदान होना है। बलबीर के पास चलते हैं, उत्तरकाशी से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। बलबीर, पहले चरण का मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया और उत्तरकाशी में ही सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत देखा गया। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियों के बारे में जानकारी दें, मौसम का भी अपडेट दें। उत्तरकाशी के कौन कौन से और इलाके हैं जहाँ पर कल मतदान होना है, इस पर ओवरऑल आपसे अपडेट लेंगे। बलबीर, ओवर टू यू। बिल्कुल कंचन, जो पोलिंग पार्टियां हैं सभी विकासखंड से पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई है और जनपद उत्तरकाशी की हम बात करें तो यहाँ पे 3 विकास खंड है, जिसमें चिनारी शोर, डुंडा, भटवाड़ी, यहाँ से 266 पोलिंग पार्टियां रवाना होनी है। आज दिन भर ये पार्टियां रवाना होगी और जो शांतिपूर्ण तरीके से कल जो मतदान है दूसरे चरण का मतदान होगा। और जिस तरह से उत्तरकाशी में पहले चरण का जब मतदान हुआ था तो 82% रहा था, तो दिखाता है कि गांव ग्रामीणों में जो अपनी गांव की सरकार चुनने को लेके काफी उत्साह है। गंगा घाटी में अब चुनाव होना है तो गंगा घाटी में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्र के लिए 6 पोलिंग पार्टी कल रवाना हो गई थी, तो सभी तैयारी प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सभी जगह से जो आज पोलिंग पार्टियां हैं रवाना हो जाएगी और 28 तारीख को जो मतदाता है गांव की सरकार के लिए मतदान करेंगे और मतदाताओं में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरह से आंकड़े सामने आए मतदान के, वो अपने आप में दिखाता है कि जो गांव की सरकार को चुनने के लिए मतदाताओं में कितना उत्साह रहता है और उत्तरकाशी उसमें सबसे आगे रहा और यही उत्साह गंगा घाटी में भी मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। जी कंचन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए बलबीर परमार। पंचायत चुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है। अब देखिए कल दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन सियासत चालू है। कांग्रेस का आरोप है कि जीत के लिए बीजेपी आतंक और षड्यंत्र रच रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है, आरोपों को नकारा है। घर में बैठकर चुनाव नहीं जीता जाता, ये बीजेपी कह रही है। वार पलटवार किस तरह से किया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
पंचायत चुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग सोमवार को होगी, पर दूसरे दौर का प्रचार खत्म होने के साथ बीजेपी और कांग्रेस में सियासी तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी और निर्वाचन आयोग ने अब तक पूरा गेम फिक्स किया है। पहले 6 महीने की देरी की गई, फिर 2 बार प्रोग्राम बदला गया और इतना नहीं, चुनाव में ड्यूटी की गोपनीय लिस्ट आउट कर दी गई, तो ऐसा करने वाले अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के मुताबिक बिहार में चुनाव हो या उत्तराखंड का पंचायत चुनाव, बीजेपी जीतने के लिए आतंक और षड्यंत्र का सहारा ले रही है। महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे वो अभी बिहार में चल रही घटनाओं को देखकर जो दिखाई दे रहा है, वहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के चुनाव कमीशन ने जिस तरीके से काम किया है, वो पंचायत चुनावों में लोकतंत्र को खत्म करने की ओर को एक बढ़ता हुआ कदम दिखाई देता है। आतंक और षड्यंत्र के आरोपों को बीजेपी ने कांग्रेस की बौखलाहट बताया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक जिस पार्टी को चुनाव लड़वाने को उम्मीदवार नहीं मिले, जिसके नेता घरों में बैठे रहे, वो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते और घर में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते। स्थिति है, इसलिए घर बैठे हुए हैं सब लोग, कोई किसी को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे एक मंत्री, हमारे विधायक अपने क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परचम फहराने के लिए वो लगातार हकीकत यही है कि कांग्रेस के बड़े नेता पंचायत चुनाव में प्रदेश में दौड़ते भागते नहीं दिखाई दिए। नतीजा ये कि जो कांग्रेस आतंक और षड्यंत्र की बात पर पंचायत में बीजेपी को घेरना चाहती है, उसने घर बैठे होने की बात कहकर कांग्रेस नेताओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। खबर राजस्थान से, जहां पर एक स्कूल की छत गिरने से हादसे के बाद अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों में सभी स्कूलों को सेफ्टी ऑडिट करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ स्कूलों में छात्रों के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा गया। हालांकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी एक दिन पहले ही शुक्रवार को इसका आदेश दे चुके हैं। राजस्थान में स्कूल की छत गिरने के मामले में उत्तराखंड सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है। सीएम धामी ने शुक्रवार को ही सभी स्कूलों के सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए। राज्य में करीब 1100 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो कि संवेदनशील कैटेगरी में हैं। इन स्कूलों की फाइल शिक्षा विभाग में कई सालों से अटकी हुई है। शिक्षा विभाग भी कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट बना रहा है। अब सीएम के आदेश के बाद उम्मीद जगी कि जर्जर स्कूल बिल्डिंगों के हालातों में सुधार होगा। नौनिहाल हमारे विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे जिन भवनों में भी स्कूल में जाते हैं, मैंने कहा है कि वर्षा काल में क्योंकि कभी भी कोई खतरा न हो, इसके लिए उनका ऑडिट किया जाना चाहिए, उसकी ठीक प्रकार से जांच की जानी चाहिए। यदि सुरक्षित नहीं है तो उन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा जाना चाहिए। विभाग जो है शीघ्र जितने भी जर्जर विद्यालय हैं उनको ठीक कराए, उनकी जो है मरम्मत कराए और इस संबंध में अध्यापकों के द्वारा भी समय समय पर विद्यालय की स्थिति से जो है विभाग को अवगत कराया गया है। तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध का इसका संज्ञान लिया है, तो हमें उम्मीद है कि जो जर्जर विद्यालय हैं उनकी स्थिति ठीक हो पाएगी। बड़े मंदिरों में पूजा करवाने के नाम पर सोशल मीडिया में फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये ताज़ा मामला बद्रीनाथ से आया है। फर्जी वीडियो पर यहां बद्री केदार मंदिर समिति के कान खड़े हो गए हैं। अब कार्रवाई की मांग की जा रही है और कार्रवाई हो रही है। देखिए रिपोर्ट। ये वीडियो लाइव गुरु मंदिर पूजा का है, जिसमें दिख रहा पंडित बद्रीनाथ में ऑनलाइन पूजा की बात कह रहा है, यानी आप पैसा भेजिए और आपके नाम से पूजा भी होगी। इस फर्जीवाड़े पर जब बद्री केदार मंदिर समिति की नजर पड़ी तो समिति के कान खड़े हो गए, क्योंकि पैसे लेकर ऑनलाइन पूजा का कोई भी सिस्टम बद्री केदार मंदिर में नहीं है। खास बात यह कि पूजा करने का दावा करने वाले शख्स ने बद्री केदार मंदिर समिति का लोगो भी इस्तेमाल किया है, ताकि पैसा देने वाले के मन में कोई शंका न रहे। मंदिर समिति ने इसकी शिकायत अब पुलिस में की है, तो पुलिस भी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। बद्रिकाश्रम में जो भी पूजा पद्धति होती है, कोई भी पूजा पाठ होते हैं, वो ऑनलाइन नहीं होते हैं।
और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और बद्रीनाथ में किसी भी प्रकार से ऑनलाइन पूजा नहीं होती है। एक ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से लोगों को मंदिर में पूजा अर्चना के नाम पर ठगी की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने इसका संज्ञान ले लिया है और इसमें आगे हम लोग जांच कर रहे हैं। मेरी सभी श्रद्धालु जनों से भी अपील है कि ऐसे किसी भी ऑनलाइन ठगी का आप लोग शिकार न हो। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति साफ कर चुकी है कि ऑनलाइन पैसा लेकर इन दो मंदिरों में कोई पूजा नहीं होती। बद्रीनाथ जैसा ही फ्रॉड हाल ही में महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में हुआ, जिसके बाद ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की गई। वैष्णो देवी मंदिर में भी घर बैठे ऑनलाइन पूजा करवाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पैसा देकर ऑनलाइन पूजा करवा सकते हैं। वहीं तिरुपति बालाजी और उज्जैन महाकाल में भी ऑनलाइन पूजा करवाने का सिस्टम नहीं है। मतलब ये कि आपको भी अगर कोई मंदिर में घर बैठे पूजा करवाने का वीडियो दिखाता है तो एक बार मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक कर लें, ताकि आप पूजा के नाम पर ठगे ना जाएं। जोशीमठ से नितिन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की मुलाकात हुई है। स्वामी गोविंदादेव गिरी महाराज जी ने सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की। खबर हल्द्वानी से, जहां मेन बाजार के दुकानदार सुधरने को तैयार नहीं। यहां पर दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण करके अपना सामान बेचने से पास नहीं आ रहे। शनिवार को इसी अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन और नगर निगम टीम की कार्रवाई देखने को मिली। टीम ने फुटपाथ और सड़क पर फैले सामान को जब्त कर लिया। उत्तराखंड के वरिष्ठ IFS ऑफिसर फिलहाल हल्द्वानी में वेस्टर्न सर्कल के कंजर्वेटर पद पर तैनात विनय भार्गव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। विनय भार्गव साल 2019 से साल 2021 तक पिथौरागढ़ में DFO रहे। इस दौरान उन्होंने मुंशियारी में इको पार्क का निर्माण करवाया, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में हुए एक पक्के निर्माण को करने के लिए भार्गव ने ना तो शासन से कोई अनुमति ली और ना ही करोड़ों रुपए के काम में टेंडर प्रक्रिया का पालन किया। उधर नैनीताल में कई सड़कों पर बाइकें बैन हो जाएंगी। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नैनीताल जिला प्रशासन, पालिका और लोक निर्माण विभाग की बैठक में मोहर लगी है। सनवाल स्कूल वाली सड़क के साथ ही CRST मार्ग, मस्जिद चौराहे से आयरपट्टा सड़क को बाइक और टैक्सी बाइक के लिए बैन कर दिया गया है। इन सभी सड़कों को सिर्फ पैदल चलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। स्कूल से ऊपर को जो रास्ता जाता है वो CRST को जो मल्लीताल से रास्ता जाता है उस पर, साथ ही जो है आपका मस्जिद से औरम को जो रास्ता जाता है, आपका DSB से अंदर को जो रास्ता जाता है, ऐसे कई रास्ते निकल के आए जिसमें कि बाइकों की आवश्यकता नहीं, पैदल मार्ग हैं जिसमें बाइकें जा करके बुजुर्गों को परेशान घायल करते हैं, खुद भी घायल होते हैं। खास करके जो टैक्सी बाइक के हैं ऐसे मार्गों का अधिक उपयोग कर रही हैं। उधर देहरादून पुलिस ने धर्मांतरण गैंग पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का खुलासा किया है। पाकिस्तान और दुबई से फंडिंग के साथ अब यूपी के छांगुर गैंग भी इसके साथ कनेक्टेड नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 लड़कियों की शिकायत से खुला एक ऐसा जाल जो सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं था, बल्कि पाकिस्तान, दुबई, दिल्ली, मुजफ्फरनगर और गोवा तक फैला था।
पहली पीड़ित रानी पोखरी की रहने वाली है। सोशल मीडिया के जरिए उसे अबू तालिब मुजफ्फरनगर से, अब्दुल रहमान सहसपुर, अयान और अमन दिल्ली, जबकि श्वेता उर्फ आयशा गोवा ने टारगेट किया। उसे धर्म बदलने, घर छोड़ने और दिल्ली ले जाकर निकाह कराने की योजना बनाई गई थी। गिरोह की मॉडस ऑपरेंडी बेहद संगठित और सुनियोजित थी। पूरे मामले में एक संगठित गिरोह सामने आया जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और डिजिटल नेटवर्क के जरिए धर्मांतरण को अंजाम दे रहा था। रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे। कि धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में कोई उनको गलत मिसयूज़ करना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट एक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनको धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए उनको कहीं ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, जो विदेशों में लड़कियों को भेजने की अक्सर प्रायः देखने में सुनने में आती है। इस केस में दूसरी पीड़िता बरेली की रहने वाली है, जिसको जूम ऐप पर कुरान की शिक्षा, लूडो स्टार गेम के जरिए पाकिस्तान के मौलवी से संपर्क और फिर दुबई में रह रहे तहसीन और उसका साथी सुलेमान जो देहरादून का रहने वाला है, उसके जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश रची गई। इस दौरान कश्मीर, पाकिस्तान, यूके और इजिप्ट से जुड़े रिवर्ट टू इस्लाम ग्रुप्स में भी पीड़िता को शामिल किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले के पीछे जिस नेटवर्क की पुष्टि हुई है उसका कनेक्शन यूपी के चर्चित छंगूर गैंग से भी जुड़ा है, जो पहले से कई धर्मांतरण मामलों में आरोपी है। जिसमें कि ये पता चला है कि जो गैंग है इस तरह से ऑपरेट करता है, जो कि इंस्टा के थ्रू और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये ऑपरेट कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस में लेकर बच्चों को जो कि इंस्टा पर एक्टिव है, किसी वजह से या तो परेशान है या फिर कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं या फिर कोई इसके बारे में जानना चाहते हैं। जब वो इस तरह की बातें देखते हैं तो फिर इंस्टा के थ्रू उनसे चैट करके और उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्हें अपने इन्फ्लुएंस। देहरादून पुलिस ने आगरा पुलिस के साथ मिलकर अब तक अबू तालिब, अब्दुल रहमान, आयशा उर्फ कृष्णा सहित कई नाम चिन्हित किए हैं। कुछ पर गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, बाकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित हैं। ऑपरेशन कालनेमी की ये कार्रवाई वर्चुअल दुनिया में चल रहे धर्मांतरण की उस साजिश का पर्दाफाश है जो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेट हो रहा है। डिजिटल ऐप, ऑनलाइन गेम्स और क्लासेस अब मासूम युवाओं के ब्रेन वॉश का जरिया बनते जा रहे हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। धर्मेंद्र कुमार सिंह उत्तराखंड जल संस्थान के नए चीफ बने हैं। सचिव शैलेश बगोली ने चीफ जनरल मैनेजर यानी कि सीजीएम का आदेश जारी किया है और चार्ज लेने के बाद धर्मेंद्र सिंह ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता साफ और क्वालिटी पानी के सप्लाई की रहने वाली है। इसके लिए पूरे प्रदेश में वाटर क्वालिटी चेक की 27 लैब को ठीक किया जाएगा। 27 की 27 लैब जो NABL हैं, NABL एक्रेडिटेड हैं और एक स्टेट लेवल की लैब है, तो उसमें हम उसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में और बहुत प्रॉम्प्ट रिएक्शन हमारे अभियंताओं का हो। अगर कहीं भी ऐसा कुछ पाया जाता है, कंटामिनेशन की कोई समस्या पाई जाती है, उस पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत के ऊंचे इलाकों में भी साफ देखा जा रहा है, लेकिन अब तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील पर बदले मौसम का असर दिख रहा है। हालात ये है कि जहां कैलाश पर्वत से बर्फ नदारद है, तो वही मानसरोवर झील भी अब लगातार सिकुड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ सालों से दुनिया के कई हिस्सों में लगातार पारा चढ़ रहा है। चढ़ते पारे ने ग्लेशियरों की गलने की रफ्तार भी बढ़ाई है। मौसम में आए इस बदलाव का असर अब कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हालात ये कि 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश पर्वत में इस बार बर्फ की सफेद चादर नहीं के बराबर है। कैलाश पर्वत के दक्षिणी हिस्से से तो बर्फ पूरी तरह नदारद है। कैलाश पर्वत का ये बदलाव देखकर तीर्थयात्री भी हैरान है। बर्फ कम मिली, जैसे हम जब पहुंचे दूसरी साइड
तो डेरा फूक एक जगह आती है जहाँ से हम बहुत निकट होते हैं कैलाश पर्वत के, तो हमें बर्फ़ बहुत कम मिली। बर्फ़ कम है, थोड़ा गर्मी भी थी, तो क्लाइमेट चेंज तो है ही है, सबको पता है। कैलाश पर्वत के साथ ही मानसरोवर झील भी ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रही है। भारतीय तीर्थयात्रियों की माने तो झील करीब 20 मीटर सिकुड़ गई है। झील का सिकुड़ता आकार इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इस इलाके में भी पारा लगातार चढ़ रहा है, और हालात तब हैं जब मानसरोवर झील 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ऐसे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निचले इलाकों के हालात क्या होंगे। तो हमने देखा है कि कैलाश मानसरोवर झील जो है वो करीब मैं कहूँगा 40 से 50 फीट 20 मीटर्स रिसीड होकर के अंदर की तरफ जा रही है। तो उसका जो ओरिजिनल बेस था वो घटते नीचे जा रहा है। भारतीय क्षेत्र में मौजूद ओम पर्वत में भी बर्फ नहीं के बराबर है, जबकि बीते कुछ सालों तक ओम पर्वत हर समय बर्फ से पटा रहता था। असल में इस इलाके में चीन हो या फिर भारत, दोनों ही देश कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। सड़कों का जाल तो यहाँ बिछा ही है, साथ ही इंसानी दखल भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ का पर्यावरण साल दर साल बदल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। LUCC यानी कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। उत्तराखंड में कई जिलों में LUCC ने जो फ्रॉड किया उस पर सीएम धामी ने सख्ती दिखाई है, और सीएम धामी ने साफ कहा है कि जिनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है उनके पैसे वापस लाए जाएंगे, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हमारे अधिकारियों ने और सबने सारी जांच करने के बाद पुलिस विभाग ने, गृह विभाग ने एक आकलन करके मुझे रिपोर्ट भेजी कि इसमें सीबीआई की जांच की जानी चाहिए। हमने उसको सीबीआई जांच के लिए अग्रसारित कर दिया है, और हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जांच होने के बाद जांच में निश्चित रूप से उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो जमा धनराशि है उनको मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में सरकारी डॉक्टर्स के लिए नियम है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और इसके लिए बाकायदा भत्ता तय किया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स की मनमानी और अंधेरगर्दी की हद ये है कि सरकारी डॉक्टर्स प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि अपने प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं। सीएम पोर्टल में ऐसी शिकायतें मिल रही हैं जिससे हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप है। उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में पहुंचे इस शिकायती लेटर को देखिए, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे की शिकायत पहुंची है। शिकायत थी कि देहरादून के रायपुर इलाके में अरुण कुमार के नाम से प्राइवेट अस्पताल चल रहा है। सच जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो पूरी शिकायत सच निकली। प्राइम्स अस्पताल के मेन गेट पर ही डॉक्टर के नाम का बोर्ड लगा मिला। वहीं ओपीडी टाइमिंग देखकर भी हैरान करने वाली थी, क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज में जिस समय डॉक्टर को मौजूद रहना चाहिए उसी समय डॉक्टर साहब अपने प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को देखते मिल जाएंगे। इस बात की तस्दीक ये प्लेट कर रही है। अस्पताल के मैनेजर ने भी बताया कि डॉक्टर अरुण यहाँ प्राइम्स अस्पताल में डायरेक्टर के पद पर है। अभी जब से सीएम पोर्टल में कंप्लेंट डाली थी उसके बाद से वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले से उनके पेशेंट भी एडमिट होते आए हैं हमारे हॉस्पिटल में, और वो दिन में भी ओपीडी, जब उनका सरकारी टाइम होता है हॉस्पिटल का, वो दिन में भी वहाँ पर ओपीडी यहाँ पर करते थे और दिन में भी आते थे। या ओपीडी कुछ चल रही है आजकल, तो डेली शाम को बैठते हुए ना। तो हॉस्पिटल उन्हीं का है क्या? कैसे? हाँ, वो डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर हैं वो? ये पार्टनर है मैम, 2 डायरेक्टर है। अच्छा जी। कितने साल से चल रहा है हॉस्पिटल? इसको स्टार्टिंग हम लोगों ने करा था 2021 से। पूरे मामले पर हमने डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। लेकिन ऑफ कैमरा इतना जरूर कहा कि वो हॉस्पिटल में चैरिटी के तहत मरीजों को देखते हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोई भी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता और शिकायत पर कार्रवाई भी करते हैं। अगर कोई शिकायत आती है कि हमारे सरकारी डॉक्टर अगर किसी प्राइवेट में जाके वहाँ मरीज को भेज रहे हैं या खुद वहाँ पे जो है उनका परीक्षण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और इसके मामले भी संज्ञान में लेने के लिए हमने सभी सीएमओ। डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस और अस्पताल की शिकायत सीएम पोर्टल पर है। अब देखना है कि अधिकारी इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं।
अब सीएम पोर्टल में शिकायत पहुंची है, देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि नियम साफ है और नियम सबके लिए बराबर है कि कोई भी डॉक्टर बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो बाकायदा 50-50 पार्टनरशिप पर वो डायरेक्टर भी बने बैठे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी।